क्या आप एक ऐसा एग्रीमेंट बना सकते हो जहाँ पे आप किसी को रिस्ट्रेन कर दो कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी नहीं कर सकते? या फिर क्या आप एक ऐसा एग्रीमेंट बना सकते हो जहाँ पे आप किसी को एक पर्टिकुलर ट्रेड प्रैक्टिस करने से रिस्ट्रेन कर दो? तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law and Beans. So basically we were doing the series of Indian Contract Act 1872 and हमने कवर कर लिया था from section 1 to section 24, right? आज हम कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 30 तक, जो बेसिकली बात करता है कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वॉइड एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अब सेक्शन 25 बेसिकली है क्या, ठीक है। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है? कंसिड्रेशन, क्विड प्रो क्यो, किसी एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। अब बेसिकली कंसिड्रेशन का जो डेफिनेशन है वो हमारा सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है, ठीक है। अब सेक्शन 25 बेसिकली रीड्स एज एग्रीमेंट विदाउट कंसिड्रेशन वॉइड अनलेस इट इज़ राइटिंग and registered or is a promise to compensate or something or is a promise to pay a debt barred by limitation law, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है, जब हम कंसिड्रेशन को डिफ़ाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको भी पता है कि कंसिड्रेशन क्या है, वो एक वाइटल पार्ट है किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, एक वाइटल पार्ट है किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। सो एक जनरल रूल क्या कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि बिना कंसिड्रेशन के हो रहा है वो हमारा एग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है हमने। इफ़ सलमान प्रोमिसेस टू पे ऐश्वर्या 1000 विदाउट एनी ऑब्लिगेशन from Aishwarya, then it will be a void contract as there is no consideration from Aishwarya towards Salman. Okay, so don't go on names. कि अगर सलमान जो है वो प्रॉमिस करता है ऐश्वर्या को दैट ही विल गिव 1000 रुपीज़ विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, बिना किसी वजह के, फ्रॉम ऐश्वर्या, और वहाँ से ऐश्वर्या की साइड से कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, देन ये क्या होगा, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा एज देयर इज़ नो कंसिड्रेशन फ्रॉम ऐश्वर्या टुवर्ड्स सलमान। फॉर एग्जाम्पल एक्स है, ठीक है। एक्स क्या है, वो एग्री करता है कि उसको अपनी साइकिल बेचनी है जो कि 5000 रुपीज़ की है एंड ही वांट्स टू लेट्स से सेल इट फॉर ₹500 टू जेड। सो यहाँ पे डू यू थिंक दैट दिस एग्रीमेंट इज़ लैकिंग एडिक्वेट कंसिड्रेशन? ऑफ कोर्स इट इज़। सो इट इज़ लैकिंग एडिक्वेट कंसिड्रेशन, बट ये क्या है, ये वॉइड नहीं होगा, ठीक है, ये वॉइड नहीं होगा बिकॉज in this situation it may be taken into account by the court to see whether the consent was free or not। फिर वो एक दूसरा सिनेरियो जाएगा कि क्या फ्रीली उसने वो कंसेंट से उसको 500 रुपीज़ में दिया था, बिकॉज दैट इज़ हिज साइकिल, सो ही कैन सेल इट फॉर ₹500। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा इलस्ट्रेशन समझते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक जो है वो प्रॉमिस करता है बिना कंसिड्रेशन के कि वो अपनी कार बी को दे देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। हाउएवर अगर ए आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन प्रॉमिस कर रहा है और ये लिख के दे रहा है और रजिस्टर कर रहा है कि वो अपनी कार जो है वो बी को दे देगा, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन, तो उस सिचुएशन में दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वैसे ही हम आगे देखते हैं, एक्सेप्शंस हैं हमारे कुछ। अब एक्सेप्शंस क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड विदाउट कंसिड्रेशन किन किन सिचुएशन में। पहला, प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरली सर्विसेज, प्रॉमिस टू फॉर वॉलंटरली सर्विस, अगर कोई भी ओके अब इसमें क्या आएगा। सो बेसिकली ये जो एक्सेप्शन है इट बेसिकली सेज दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिड्रेशन। अगर कोई पर्सन जो है वो कोई भी एक्ट कर रहा है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रॉमिसर को बिना उसके नॉलेज के ऑफ द प्रॉमिसर, विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रॉमिसर, और एंड इन रिटर्न जो प्रॉमिसर है वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कि वो कंपनसेट कर देगा फॉर इट बाय एन अंडरटेकिंग, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक बहुत सिंपल सा एक और आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। हैदराबाद स्टेट बैंक वर्सेस रंगनाथ रॉय का केस है, जहाँ पे जो ये वॉलंटरली डन है इसको कोर्ट ने डिफ़ाइन किया था और कहा था कि वॉलंटरली डन मीन्स दैट इट शोज़ द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग बेस्ड ऑन वंस ओन इम्पल्सेस, विल एंड चॉइसेस, ठीक है। shows the performance of something based on one's own impulses, will and choices. There should be no constraint or pressure or suggestion from anyone, ठीक है। अब इन दोनों केसेस को नोट डाउन कर सकते हो।
अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम वॉलंटरीली को नहीं कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल एक माइनर है, ठीक है, वो एक कोई वॉलंटरी सर्विस देता है एंड वो ये प्रॉमिस करता है दैट ही विल रीपे अ सम और विल डू एनीथिंग फॉर द प्लेंटिव, वो कुछ भी करेगा प्लेंटिव के लिए। सच केसेस जो है वो इंटरटेन नहीं किए जाएंगे ऑन द ग्राउंड दैट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनकम्पिटेंट था, ठीक है, एंड दस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है हमारा, ठीक है। अब आता है प्रॉमिस मेड टू पे अ टाइम बार्ड डेट। प्रॉमिस मेड टू पे अ टाइम बार्ड डेट, इसमें क्या है कि दिस टाइप ऑफ नो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉल्स अंडर सेक्शन 25 क्लॉज 3 में फॉल करता है। एंड फॉर इन्वोकिंग इट सम एसेंशियल मस्ट बी रिक्वायर्ड। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। पहला पॉइंट क्या है कि देयर शुड बी अ रिटन प्रॉमिस साइंड बाय अ पर्सन और हिज अपॉइंटेड एजेंट। एक रिटन प्रॉमिस होना चाहिए जो कि या तो वो पर्सन साइन करे या फिर उसका एक एजेंट साइन करे, ठीक है। जो एक प्रॉमिस होना चाहिए या तो इन होल और इन पार्ट ऑफ द डेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो डेट होना चाहिए वो मस्ट बी इन्फोर्स बाय द क्रेडिटर फॉर द लिमिटेशन पीरियड। वो लिमिटेशन पीरियड के लिए क्रेडिटर के थ्रू इन्फोर्स्ड होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ कंप्लीटेड गिफ्ट्स। कंप्लीटेड गिफ्ट्स क्या है? कंप्लीटेड गिफ्ट्स इज़ लाइक कोई एज अ गिफ्ट के फॉर्म में दे दे, है ना। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, कोई अपने बिहाफ पे बोल दे। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी इस एक्सेप्शन में आएगा, और रेमिशन कॉन्ट्रैक्ट भी आगे हम पढ़ेंगे, वो भी इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब एक जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब स्टार्टिंग से प्रॉपरली हम इसको देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नाउ एग्रीमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। इसमें अब क्या है कि राजलुखित डाबी वर्सेस भूतनाथ का केस है, जहाँ पे जो हस्बैंड था उसको सू किया गया था फॉर नॉट परफॉर्मिंग इज पार्ट ऑफ अ प्रॉमिस बाय नॉट गिविंग सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस टू हिज वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेल्ड किया गया था कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और जो कोर्ट ने ये रूल किया था, हस्बैंड के फेवर में रूल किया था और कहा था कि द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ clearly shows that there was no affection between them and so it was without consideration, ठीक है। और वो बिना consideration का था and thus it was a void ab initio, ठीक है। नेक्स्ट कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वॉलंटरी डन वर्ड को डिफाइन किया था, एंड आप इसको जो मैंने पहले बताया वो यहाँ पे रिटन फॉर्म में है, तो आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हो। Now, promise to pay a time barred debt. This type of no consideration contract, as I told you already, that falls under section 225 clause 3, and for invoking it some essentials must be satisfied. ये तीनों essentials already मैं explain कर चुकी हूँ आपको कि that there should be a written promise signed by a person or his appointed agent. A promise must be there either to pay a whole or a part of the debt. The debt must have been enforced by the creditor for the limitation period. A debtor can enter into a written agreement under section 25 clause 3 for paying a part of the complete debt, and a suit can lie in such cases where there is a written promise for paying it. Now coming to section 26 of the Indian Contract Act. Okay, now moving forward to section 26 of the Indian Contract Act 1872, that is restraint of marriage. So section 26 of the act basically provides that every agreement in any manner restraining a person to marry shall be void. कोई भी एग्रीमेंट अगर किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहा है किसी भी दूसरे पर्सन से मैरी करने के लिए, देन दैट एग्रीमेंट इज़ void. Such restraint may be from marrying any particular person or a person from a certain class of person, or from marrying फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और मैरिंग एट ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिया के फादर बोलते हैं कि दैट यू कैन नॉट मैरी अमन, ठीक है, एंड अमन को बट रिया डज नॉट एग्री, ठीक है। अब रिया के फादर अमन के पास जाते हैं, ही गिव्स हिम सर्टेन अमाउंट, लेट्स से 5 lakhs 10 lakhs whatever amount, and then tells him so that he can prevent him from marrying his daughter. Then such agreement would stand void in the eyes of law provided कि जो दोनों parties हैं वो minor नहीं है, ठीक है। The only exception to this provision is restraining a minor from marrying any person, ठीक है। Such agreement shall be valid as child marriage is itself a crime. जैसे कि I told you कि exception इसका ये होगा कि वो जो है वो minor नहीं होना चाहिए, ठीक है।
It is pertinent to note that only agreements restraining the parties from marriage shall be void. In a case where certain rights of the parties shall cease upon entering a marriage shall and has not been held to be void. ठीक है. Okay, moving forward to section 26 was quite easy. Now moving forward to section 27 of the Indian Contract Act. ठीक है, restraint of a trade. This deals with section 27 में ये दे रखा है, the freedom to practice any form of trade and occupation. ये basically as you know कि Constitution of India ने भी ये fundamental right हम लोगों को दे रखा है. ठीक है, ये हमारा fundamental right है कि we can do any trade. ठीक है, कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1. ठीक है. सो सेक्शन 27 प्रोवाइड्स दैट एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ हिज चॉइस शैल बी वॉइड. ये किसी भी पर्सन को अगर हम रिस्ट्रेन करें कि वो कोई भी प्रोफेशन कैरी नहीं करे, कोई भी ट्रेड या बिजनेस अपने खुद की चॉइस का ना करे, तो देन दैट शैल बी वॉइड. हाउएवर इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट जैकेट रूल अप्लाइड टू ईच केस, rather it has an exception of course. If an agreement is entered into by the parties, one of which is buying the goodwill of another's business, it may contain a condition where the buyer shall not engage in a similar business as that of the sellers. ठीक है, तो इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि अगर दो पार्टीज़ हैं वो एक एग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं जहाँ पे एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी के बिज़नेस का गुडविल खरीद रही है, सो वहाँ पे कंडीशन हो सकता है कि जो बायर है दैट इट विल नॉट एंगेज इनटू द सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ द सेलर. ठीक है, सिंपल. ओके, सो बेसिकली कोई भी एग्रीमेंट आप रिस्ट्रेन, ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन कर रहा है आपको किसी भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन से, तो इट वुड बी डेम्ड एज अ वॉइड. ठीक है, अब ये जो रिस्ट्रेन हो सकता है ये बहुत पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है. ठीक है, अब ये जो केस है मधब चंदेर वर्सेस राजकुमार 1874 का केस है. यहाँ पे क्या हुआ था? बेसिकली द फैक्ट्स इंक्लूडेड 2 राइवल शॉपकीपर्स फ्रॉम अ लोकेलिटी. 2 राइवल शॉपकीपर्स थे एक लोकेलिटी के. द डिफेंडेंट इन दिस केस एग्रीड टू पे अ सम ऑफ मनी टू द प्लेंटिफ इफ द लेटर डिड नॉट ऑपरेट हिज शॉप इन द सेम लोकेलिटी टू विच ही एग्रीड. डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के सामने ये बात रखा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा अगर तुम, क्योंकि सेम नेचर का काम कर रहे थे, अगर तुम अपने शॉप को ऑपरेट नहीं करोगे इस लोकेलिटी में. तो वो प्लेंटिफ ने भी एग्री किया इस बात से. उसके बाद जो डिफेंडेंट था उसने लेटर रिफ्यूज़ कर दिया कि वो दैट ही विल नॉट पे द सम ऑफ मनी, कि वो पैसे नहीं देगा, एंड हैंस वॉज सूड बाय द प्लेंटिफ. ठीक है, और प्लेंटिफ ने उसको सू कर दिया इस बात पे कि भाई मैंने काम वो भी नहीं, शॉप भी नहीं चलाया और तुमने मुझे पैसे भी नहीं दिए, तो इसलिए प्लेंटिफ ने उसको सू कर दिया. तो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द एग्रीमेंट वॉज वॉइड एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट ही वॉइड था, एज इट कंटेन अ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रेन ऑफ trade or business. Thus in India any agreement restraining any trade or business either partially or completely shall be void, as I told you. ठीक है, अब 27 के ना एक्सेप्शन भी हैं. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है बेसिकली? तो अगर ऑन पब्लिक पॉलिसी अगर इसको अप्लाई किया जाएगा देन दैट वुड कम एज अ एक्सेप्शन. ठीक है, एक केस था जिसको मैंने ऑल्दो मेंशन नहीं किया है, बट आप वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हो. ब्रह्मपुत्रा टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस कार्थ. इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट एनी रिस्ट्रेन थ्रू विच अ पर्सन बाइंड्स हिमसेल्फ और herself won't be void and would be covered under the exception of section 27. ठीक है, अब देखो और भी तरीके के इसमें एक्सेप्शन है, जैसे गुडविल के सेल में एज एग्जांपल मैंने दिया. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग भी सेक्शंस हैं. ठीक है, यहाँ 3 प्रोविज़न है पार्टनरशिप एक्ट के जो कि प्रोवाइड करते हैं फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस. सेक्शन 11 आप देख सकते हो, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 54. ठीक है, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट इज़ फॉर्म दौलत राम वर्सेस फॉर्म धर्मचंद का जो केस है वो भी इसमें फॉल करेगा, जहाँ पे 2 आइस फैक्ट्री ओनर्स थे जो एक पार्टनरशिप में अग्री करते हैं कि दैट वो लोग उन लोगों की एक ही फैक्ट्री होगी एंड विल बी वर्कड एट अ टाइम एंड इट्स प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम. तो द रिस्ट्रेंट वाज हेल्ड टू बी जस्टिफाइड. अब यहाँ पे जब दोनों ने साथ में ही डिसाइड कर लिया कि वो एक फैक्ट्री रखेंगे, तो ये जो रिस्ट्रेंट था ये बेसिकली इट वाज हेल्ड टू बी जस्टिफाइड. ठीक है, नाउ
Coming to next, section 28 of the Indian Contract Act. 28 of the Indian Contract Act basically provides that the agreement that restrict any of the parties to seek legal remedies और restrain legal proceedings shall be considered void agreements. अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आप रिस्ट्रिक्ट करते हो किसी भी पार्टी को कि आप लीगल रेमेडीज़ नहीं लोगे या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट करोगे किसी भी सिचुएशन में, देन दैट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट. आपने बहुत बार ऐसे एग्रीमेंट्स देखे होंगे जहाँ पे ना मेंशन होता है दैट म्यूचुअली हम इसको सॉल्व कर लेंगे या कुछ ऐसा, दैट विल नॉट गो थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स या कुछ ऐसा. सो दैट इन दैट सिचुएशन it is void. However, there are exceptions provided by the law wherein the parties may be restrained from approaching the court. ठीक है, approaching the court. The first exception मतलब obviously arbitration के थ्रू अगर जा रहे हो तो वो भी एक वे हो गया ना, not arbitration. जब मैंने क्या कहा, mutually आपस में कह रहे हैं कि हम निपटा लेंगे, है ना, तो in that situation legal involved process को नहीं करेंगे. The second exception include questions that have already arisen. The third and final exception to this provision is a guarantee agreement by a bank or a financial institution. Then section 29 of the Indian Contract Act जो है वो 1872 का, वो basically states provides that the agreement the meaning of which is uncertain or cannot be ascertained shall be considered as void. किसी भी एग्रीमेंट का जिसका जो मीनिंग है वो अनसर्टेन है या फिर हम उसको नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, इन दैट सिचुएशन जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा. एग्रीमेंट रिक्वायर स्पेसिफिक एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू कन्फर डेफिनेटिव राइट्स and obligation upon the parties. Any vagueness in any agreement may act as a factor for rendering the agreement void. बहुत बार लोग क्या करते हैं, जानबूझ के वेग एग्रीमेंट्स बनाते हैं सो दैट कि जो क्लॉजेज हों, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हों वो क्लियर ना हो, इन ऑर्डर कि कल को अगर कुछ डिस्प्यूट हो तो उनके पास एक लूप होल हो एंड वो उसको लेकर आगे बढ़ जाए. ठीक है, सो दिस इज़ द सिचुएशन. ये भी एक क्या हो गया, ये एक वॉइड की कैटेगरी में आएगा, है ना. अब आता है सेक्शन 30 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉर. ये इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉड फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलेक्ट टू बी वॉन्ट or any wager or interested to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट्स इज़ व्हेन द फर्स्ट पार्टी जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो सेकेंड पार्टी को पे करेगा फॉर द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट. ठीक है, और जो सेकेंड पार्टी है वो अग्रीज टू पे द फर्स्ट पार्टी ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग. मतलब बेसिकली आप बेट कर रहे हो कि आप अगर कुछ हो जाएगा तो मैं पैसे दूंगा, कुछ नहीं हुआ तो दूसरा पार्टी कहता है मैं पैसे दूंगा. ठीक है, इट इज़ बेसिकली बिटवीन टू पार्टीज ऑफ रैशनल माइंड की बात की जा रही है. ठीक है, इनसेन माइंड्स की बात नहीं की जा रही है, रैशनल माइंड की बात की जा रही है, जो हु अंडरस्टैंड कि इसका प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस हैं. ठीक है, एज अ स्टेटेड ऑफ ऑल वेजरिंग एग्रीमेंट्स फॉल अंडर सेक्शन 30 एंड दे आर कंसिडर्ड वॉइड. एन एग्जाम्पल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट इज़ द फॉलोइंग. ए और बी जो है वो एग्री करते हैं ईच अदर से कि एक पर्टिकुलर बॉल जो है इफ़ इट हिट्स अ पॉट ए विल pay ₹100 to B and if the ball does not hit the pot B will pay ₹100 to A. ठीक है, such a agreement क्या है? wagering agreement and hence it is void. ठीक है, in order for a wagering agreement to be considered so the following elements should be present. क्या क्या इसके essential factors हैं? पहला कि both parties should have an equal opportunity to win or lose. Second, the event the wager is done on should be out of the control of both the parties. दोनों parties के out of control होनी चाहिए वो event. ठीक है, the only interest of the parties to enter the agreement should be to win or lose. No other motive should be present. The wager agreement is fully dependent upon the happening of the futuristic event. कि फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, राइट. देयर शुड बी अ प्रॉमिस मेड बाय बोथ द पार्टीज टू पे द मनी और द कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है, सो दिस इज़ इट. हमने आज कवर कर लिया सेक्शन 25 से 30 तक. आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो आज मैंने पढ़ाया.